स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस क्या है, कैसे मिलता है? मैं इधर 2010 में आया था। तो क्या कोई भी कोर्स कर लो उसके बाद क्या हर कोर्स का डिमांड है अमेरिका में? Yeah, so that's a very good question. हजारों लाखों इंडियंस हर साल अमेरिका में जॉब के लिए आते हैं, वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट बन के आते हैं। और आप लोगों ने भी हमसे काफ़ी कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे हमें पूछा है कि आप लोग कैसे जॉब ले सकते हैं अमेरिका के अंदर। तो चलो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग इंडिया से बैठे हुए अमेरिका में जॉब कैसे ले सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अमेरिका में जॉब करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, 4 तरीके हैं कि आप अमेरिका में कैसे जॉब कर सकते हैं। और मैं चारों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको लास्ट में बताऊंगा कि सबसे अच्छी ऑप्शन कौन सी है, जो काम करने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अमेरिका ऐसे नहीं काम करने आ सकता, जॉब के लिए आ सकता। तो सबसे पहली ऑप्शन है, आपको चाहिए H1 वीज़ा। H1 वीज़ा एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा होता है जो कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जिनके पास कुछ स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, तभी वो अमेरिका आके जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं कि जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं या फिर कुछ आप हाई टेक जॉब करते हैं, तब आपको ही H1 वीज़ा आपकी कंपनी आपके लिए लगवाएगी और आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन H1 वीज़ा है, और उसके लिए आपको किसी कंसल्टिंग कंपनी में काम करना पड़ेगा, जैसे कि इन्फोसिस, एक्सेंचर, डिलॉयट, ऐसी कंपनीज। और ये सिर्फ यही कंपनीज नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज जिनके पास अमेरिका के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अमेरिका के क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि वही कंपनीज अगर किसी अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप है उनका, तो ही वो अपने एम्प्लॉयज़ का H1 वीज़ा लगा के अमेरिका भेजेंगी। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं खुद H1 वीज़ा पर अमेरिका आया था। मैं इनमें से एक कंसल्टिंग कंपनी के लिए काम करता था इंडिया में। और सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास बहुत बढ़िया स्किल्स होने चाहिए, आप अच्छे परफॉर्मर होने चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इंडिया में बहुत हज़ारों लोग काम करते हैं, तो सबका वीज़ा नहीं लग सकता। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, इतना अच्छा जॉब करते हैं कि आपकी कंपनी आपको अमेरिका भेजने के लिए तैयार है, तो वो आपका वीज़ा लगवाएगी। और उस बेसिस पे आप लोग अमेरिका आएंगे और अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे ऑन साइट आकर। इसे बोलते हैं ऑन साइट आना, ऑन शोर आना। तो ये नंबर 1 ऑप्शन है। और ऑल्दो सबसे मुश्किल ऑप्शन भी यही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपके पास स्किल्स होने चाहिए और आपके पास कम प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होने चाहिए, तभी आपकी कंपनी आपके लिए वीज़ा लगवाएगी, वरना वो नहीं लगवाएगी। और H1 वीज़ा में बहुत बैकलॉग चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, और लॉटरी में नाम आए नहीं आए, आपका वीज़ा एक्चुअल में लगे, ये बहुत मुश्किल है। नंबर 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे कंपनी में काम नहीं करते, तो नंबर 2 ऑप्शन है कि किसी स्टाफिंग कंपनी में काम करना। स्टाफिंग कंपनी ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ हाई स्किल लोगों को ही लेती है, एम्प्लॉय करती है अपने लिए। पर यूएस की बेस्ड कंपनीज होती हैं, ये यूएस में बेस्ड होती हैं ये स्टाफिंग कंपनीज, और हाई स्किल लोगों को अपने एम्प्लॉय बनाती है। जो अमेरिका में इनके क्लाइंट्स होते हैं उनको ये एम्प्लॉय करती है उनके यहाँ पर। रैंडस्टैड, कैली सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी स्टाफिंग कंपनी होती हैं जो कि इंडिया से भी आपको हायर करने के लिए तैयार होंगी, आपका वीज़ा की टेक केयर करने के लिए तैयार होंगी। बट अगेन फिर से आपको हाई परफॉर्मर होना पड़ेगा और आपके पास ऐसे स्किल सेट होने पड़ेंगे कि अगर किसी अमेरिकन क्लाइंट के पास ऐसी रिक्वायरमेंट है तभी आपको हायर करेगी, वरना वो नहीं करेगी। तो ये भी इतना ईजी नहीं होता। अगेन H1 में नाम आना, लॉटरी में नाम आना, ये भी बहुत मुश्किल होता है। अगर नाम नहीं आया तो वो आपको हायर भी नहीं करेंगी। तीसरी ऑप्शन होती है यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आना और मास्टर्स के लिए यहाँ पर आना, पढ़ाई करना अमेरिका में आकर। पढ़ाई के बाद यहाँ पर फिर आप वीज़ा ले सकते हो। और गाइज, इसके लिए हम फ़ोन करते हैं मेरे दोस्त को, उससे बात करते हैं और वो आपको बताएगा, क्योंकि वो खुद पढ़ाई करने यहाँ पर आया था और उसको बहुत साल हो गए यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर आया, मास्टर्स उसने करी, उसके बाद वो यहीं सेटल्ड है अपनी बीवी बच्चों के साथ। अब उसका ओपिनियन जानते हैं कि स्टडीज़ के लिए कैसे आ सकते हैं और कैसे आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है उसके बाद। तो अंकित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो रजत? बढ़िया, थैंक यू। नाइस टू सी यू आफ्टर अ व्हाइल। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है मेरे यहाँ, मैं बीच पे बैठ के काम कर रहा हूँ। हाँ, तो सभी बीच पे कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि गाइस, अंकित मेरा स्कूल का फ्रेंड है। हम बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली ऊसा रोड पे जो है दिल्ली में, वहाँ पे हम लोग मिले थे। वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करी हमने बहुत सालों। उसके बाद अब ये बे एरिया में रहता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अंकित, अबाउट यू। Hi everyone. So thanks Rajat first of all for inviting me to this session. Yeah, few things about myself. I am Ankit and I am also from Delhi. We were studying together during our school days, and
यूएस में मैं आई थिंक अराउंड 14 years से हूँ, एंड आई केम हियर ऑन स्टूडेंट वीजा first, and then I started working here. So now I'm working in the Bay Area for almost last 8 years. Before that, I was in some different cities as well. But yeah, I'm in Bay since last 8 years, and I'm in the IT department as well. So I'm a software engineer, and that's how it is. It's nice here. नाइस, गुड गुड। तो अंकित, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई नो तूने बोला कि यू केम ऑन स्टूडेंट वीजा, तो आई थिंक ऑडियंस जानना चाहती है स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस क्या है, कैसे मिलता है, और उसके बाद जॉब भी कैसे मिलती है, तो प्रोसेस क्या है? आई नो यू वुड नो मोर देन मी। मैं इधर 2010 में आया था ऑन स्टूडेंट वीजा, एंड the process is straightforward, but there are a lot of things which you need to accomplish, like GRE and then TOEFL. So you have to write these two tests, and then you have to score, because every university expects a decent score in these two exams. And then apart from your academics, your academics percentage here, इधर GPA कहते हैं उसको, इंडिया में percentage होता है. So with your extra curricular activities achievement, that also comes into picture to some extent. So all these things, your academic record, and your degrees, आपका score कैसा आ रहा है, and then along with it, like your recommendations. And the most important thing is you have to prove yourself that you are financially capable of studying in United States. So it's a kind of like a lot of documentation ki in either in yours or your parents ke account mein, how much is the liquid money and all these things. And so pura bundle banta hai, and you have to what I did is I worked with a consultant. He charged me at around that time 25,000 rupees, and he prepared everything for me, so including the letter of recommendations as well as other things. He prepared everything for me. In fact, he created the applications for me as well, online application. He filled applications on my behalf, and he submitted all the documents. So काफी वो documentation process होता है, and then you send all those things to the university. So based on your financial condition and academics and score and all, the university takes a decision. And then some universities, although I was not that lucky to get offered, but a lot of universities, based on your qualifications, they also give you scholarships. I did not get any, but it was okay. So that is the very first step. Uske baad, I think you get your I-20. So if you get admitted, if you get the successful admission to a university, you'll get a document. It's known as I-20. Please excuse me if I make some mistake here, but because काफी time हो गया, but हो सकता है प्रोसेस भी चेंज हो गया हो थोड़ा बहुत अभी. Exactly, yeah. So I-20 आता है, and then based on that I-20, you apply for visa. So it's not like आपको अगर यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया, then for sure granted your visa मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता. Usually मिल जाता है, but there is another step in the ladder there. So once you get your I-20 from the university, what it means is that university is willing to accept you, and they are assisting you to obtain your student visa. Then you'll take the appointment with the US consulate, and again, some of the steps are similar, which we already did. You'll carry your I-20, which is a confirmation from the university. Along with that, you'll carry the financial documents that you have to ensure, you have to prove yourself कि are financially stable ho, and you are just going to United States for education, and then you'll come back. For example, one of my friend, she got some, you have to provide the financial documentation, and in the documentation, what she showed is that she'll be getting some assistance from one of her cousin who lives in United States. So on this ground, they rejected her visa. Right. But yeah, I got it fortunately, and then rest is history. Came here for masters in computer science, और उसके बाद फिर अपना वही. तो मैं वैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे तूने अच्छा रेज किया. मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ यूएस में जो भी कोई आता है, चाहे वो वर्क पे आता हो चाहे स्टडीज पे आता हो, यहाँ पर वो किसी को भी एडमिट करने से पहले उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूर चेक करते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट कि कोई भी आकर यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाए गवर्नमेंट के ऊपर. तो इसलिए आई थिंक वो उसका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो मे बी असिस्टेंस की बात कर दी उसने. बट व्हाट्स द प्रोसेस कि पहले आप यहाँ पे आके 2 साल के लिए आप स्टडी करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आई थिंक एक ओपीटी होता है कुछ. Yeah, so दो चीजें होती हैं, like when you are studying, when you come on F1 visa, like
OPT and CPT. Again, please excuse me क्योंकि काफी टाइम हो गया. OPT is optional practical training which you go through during your graduation, and CPT is complete practical training which you go through after completing your master's or bachelor's degree and all. So that is how it is. And like उसके लिए भी ये होता है कि you have to find a job in your field only. It's not like कि आप कुछ भी कर सकते हो. You have to find a job in your field, and then once you get any offer, you have to get the approval from your university, and then you can work. So that's how this process works. ओके, तो 2 साल का आपकी स्टडीज, फिर वो ओपीटी सीपीटी वो कितना टाइम का होता है? Yeah, so actually, Rajat, 2 साल की स्टडीज नहीं होती. It depends. So like, see, in my university, there were around 12 courses, 11 courses, and you have to, each course had offered 3 credit. So in total, you have to obtain 33 credits in order to earn the master's degree. Okay. So it depends on you. Like कई लोग होते हैं वो 1.5 साल में पूरी कर लेते हैं अपनी मास्टर्स. कई लोग होते हैं, जैसे in my case, like I went for an extended internship, OPT. So I took a break during my masters, and I was doing job for about 8 months in Atlanta. And then after completing 8 months, because मैंने maximum stretch कर लिया था, after completing 8 months, then again resumed my studies, and then I finished my graduation. So it's hard to say कि 2 साल या 1 साल. It just depends how you take it. But usually recommended ये होता है कि you should at least take 1.5 year to complete. Even I think universities भी आपको allow नहीं करती इससे ज़्यादा. Okay. And yeah, so that's how it is. And like उसमें भी ये होता है कि with regards to your question about for how much time like you can do these jobs and all. So it depends upon what kind of visa you get. So by the visa, I mean to say कि F1 visa, like I got it for 5 years. Some of my friends got it for 3 years. तो हमारा 5 years में क्या होता है कि once you are done with your masters, like let's say 2.5 साल में कर लिया, remaining 2.5 years you can work, okay? But there are some other constraints as well. I do not want to get into much complicated scenarios. Okay, so second question ये पूछूंगा मैं कि अगर आपने एक बार स्टडीज पूरी कर लिया आपने, तो उसके बाद जो दूसरा H1B वीजा मिलना कितना इजी है या गारंटीड है कि आपको मिल ही जाएगा? So it's not guaranteed actually, Rajat. It's not guaranteed. And it depends, the kind of employer you find. So like in my situation, like when I was about to graduate, I got a job, and my employer was like kind enough to offer me to sponsor me H1B visa, which was not the case for every employer. So what you usually do is कि like they'll hire you, and 1-2 साल वो आपकी performance देखते हैं, okay? And then because see, it's not like any free money, उनका भी काफी पैसा लगता है. First of all, they have to do a lot of documentation to file for your H1B. Second thing is पैसा लगता है. They cannot do it by themselves. They'll hire attorneys, and ये पूरा बकायदा process होता है. And then again, they have to prove your case that this guy is smart enough to work in United States. All these things comes into picture. It depends, So I'll always recommend कि even if you are offered more handsome salary by some of the employer, like but he's not promising you for H1B, rather than that, always go for the one who promises you, or like have this before even accepting the offer, have this kind of a condition or a check before accepting the offer there, that कि आप मेरा H1B कराओगे, and all these things you should make sure before accepting any offer. Obviously, if you do not have any other option, then you have to go for it. But in case if you get multiple options, just make sure that to talk about these things. तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैंने बहुत बार देखा है, जैसे कई बार लोगों को लगता है इंडिया में कि हम बस बाहर से जाके पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद तो वीजा मिल जाएगा, H1 वीजा मिल जाएगा. तो क्या कोई भी कोर्स कर लो उसके बाद क्या हर कोर्स का डिमांड है अमेरिका में? बहुतों को लगता है कि ओके, या उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा फ्रेंड क्या हुआ है, उसने कोर्स किया पर उसको अभी तक जॉब नहीं मिली. तो कोर्सेज कौन सा इंपॉर्टेंट है, या क्या किस चीज से डिपेंड करता है? Yeah, so that's a very good question. So Rajat, इस केस में like it's not like कि जिसके पास भी F1 वीजा है उसको H1 मिल जाएगा.
So the thing is, see, in United States, there are some specific fields like IT field है अपना. IT field में they really need a lot of immigrants to work for. Okay, but some other fields, I do not know any specific field as such, but there are other fields like, for example, medical हो गया या law का हो गया. उसमें they have a lot of people on their own. United States में काफी इनके अपने लोग हैं, तो and in fact there are limited jobs as well. So they do not want to do sponsorship because, as we discussed earlier as well, it costs money, you know. It's not like it's a complicated process कि आपको documentation करना होगा, ये सब होगा. So most likely, like I think IT job is the best among these. Yeah, most likely your employer will be willing to sponsor visa, your H1B visa for you. But हर फील्ड में नहीं है. So you should have a clear perception. Like, do not have a wrong perception about this process that my employer will sponsor my visa. Just you have to clarify everything before accepting the offer. बेसिकली IT फील्ड ऐसी है जिसमें US को अच्छी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर. Correct. तो IT का कोई अच्छा कोर्स कर रहे हैं आप लोग तो ज्यादा चांसेस है वीजा H1 वीजा मिलने के. और अगर नॉन IT कोर्स कर रहे हैं तो शायद मुश्किल है आपको वीजा मिलना यहाँ पर. It's little challenging, yes. थैंक यू अंकित फॉर योर टाइम. आपने जो वैल्यूएबल फीडबैक दिया हमारी ऑडियंस के साथ, थैंक यू एंड वी अप्रिशिएट इट. थैंक यू अंकित. Thank you very much. थैंक यू. बाय. ऑलराइट गाइस, अभी हमने अंकित से बात करी. अब फोर्थ ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में, जो कि फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर वीजा लेने के लिए, वो है आप लोग इंट्रा ऑफिस ट्रांसफर ले सकते हैं. जैसे लेट्स से आप गूगल के लिए काम करते हैं इंडिया में, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हैं इंडिया में, जो कि ऑब्वियसली अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है. तो आप लोग इंडिया में ही उसी कंपनी के लिए काम करते हैं और आपको वही कंपनी विद इन लोकेशन चेंज कर रही है. बस आपका अपनी उसी कंपनी के लिए, उसी कंपनी में आप अभी भी काम कर रहे हैं, पर आप अब यूएस के लिए यूएस में रह के काम कर रहे हैं. तो इंट्रा ऑफिस ट्रांसफर भी ऐसा होता है, पर अगेन आपको इसके लिए भी हाई परफॉर्मर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हाई परफॉर्मर नहीं होंगे तो ऐसे रिक्वायरमेंट वो किसी और को पास ऑन कर देंगे. तो ये थी 4 ऑप्शन गाइज. और इसमें मैं ये बोलूँगा कि सबसे अच्छी ऑप्शन यही है कि आप लोग पढ़ाई करने आए यहाँ पर, आप स्टडीज़ करने आए, मास्टर्स करें, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. आपको वर्क वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू H1, क्योंकि H1 में लॉटरी सिस्टम बहुत ही मुश्किल है, उसमें नाम आना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आए. पर स्टडीज़ में थोड़ा आपको हो सकता है पैसा भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी, लोन लेना पड़ सकता है, पर उसकी चिंता मत करें गाइज, क्योंकि एक बार आपकी जॉब लगे तो आप लोन भी आराम से उतार लेंगे. और ये थी आज की वीडियो गाइज. मैं ये बोलूँगा कि अगर आप स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है. अगर नहीं आ सकते, लेट्स से आप स्टडीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, अब स्टडीज़ का कोई स्कोप नहीं है आपके पास, तो फिर तो बस एक H1 की ही ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन होगी अगर आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ले लें, वो भी नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो H1 की ही एक ऑप्शन है. या तो अपनी कंपनी से किसी प्रोजेक्ट में ऐसे प्रोजेक्ट में काम करें जो आपको अमेरिका भेजे, और अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो फिर स्टाफिंग कंपनी का यूज़ करें. बस यही ऑप्शन है गाइस, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. कोई और आपको भी अगर लगे कोई ऑप्शन है तो मुझे कमेंट्स में बताना, हम वो भी पास ऑन करेंगे व्यूअर्स को. ये थी आज की वीडियो गाइस. अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ऐसे वीडियोस और मिलेंगे आपको इस चैनल पे. बाय गाइस.